एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, और ये आपका होगा टोटल 3 पार्ट्स में। सबसे पहले बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे 1905 से लेकर के 1970 तक के इवेंट्स को, जिसमें हम पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ सूरत स्प्लिट वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 7 है। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। उसके भी 3 पार्ट्स में आपको करवाया गया, तो आप उसको जाके देख सकते हो, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DU LLB ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है, आप इससे रिवाइज कर सकते हो। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में। ये 3 इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जामिनेशन में मान के चलो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली स्वदेशी मूवमेंट से, क्योंकि इसमें सूरत स्प्लिट है, लखनऊ सेशन आएगा आगे चल के, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। सबसे पहले मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो आपको याद रखना है, ईयर भी याद रखना है जो जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब किया गया था, तो आपको ईयर याद रखना है, डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। 1905 में। आपको पता होगा कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो उसको किसने किया था, तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और ये अपॉइंट कब हुआ गया था, तो 1898 में से अपॉइंट किया गया था। लेकिन जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है वो कब होता है? 1905 में। तो दोनों एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया कि लॉर्ड कर्जन, कभी कभी आपका जो है जो गवर्नर जनरल होते हैं उनका आपको टाइमलाइन भी पूछ लिया जाता है। तो टाइमलाइन आपको याद रखने का 2 पर्पस होना चाहिए। फर्स्ट, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हुए हैं जैसे कि लॉर्ड कर्जन, डलहौजी वगैरह। दूसरा इंपॉर्टेंट ये याद रखना होता है कि आपको टाइमलाइन से पता लगेगा इवेंट्स के बारे में। टाइमलाइन से क्या होता है? इवेंट्स के बारे में आप जान पाते हो। अगर आपको ये पता है कि लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, तो आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि वो गवर्नर जनरल इसी आसपास के टेन्योर में बना होगा, यानी कि 1900 के बीच से 1905 के बीच में तो पक्का बना होगा। तो आप ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर पाओगे। तो ये भी एक तरीका होता है टाइमलाइन याद रखने का। ठीक, लेकिन जो पार्टीशन होना था उसका जो प्रोक्लेमिनेशन था वो कब अनाउंस किया गया था, तो 1903 में अनाउंस कर दिया गया था। प्रोक्लेम कर दिया गया था कि 1903 के प्रोक्लेमेशन में कि हम बंगाल को जो है 2 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। उसके पीछे रीज़न क्या दिया गया था हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट उसे क्या बोला गया था? ईस्ट बंगाल। जो आज का जो बांग्लादेश है ये इसी की वजह से है। बांग्लादेश जो है आज की डेट में, ठीक है, जिसको पहले हम ईस्ट पाकिस्तान भी बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान। तो ये बंगाल, जो बंगाल को डिवाइड किया गया था उसके पार्टीशन की वजह से आज बांग्लादेश हमें, मतलब आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि रीजंस क्या दिए गए थे पार्टीशन का। देखो, ये थोड़ा सा दोनों एवरी कॉइन हैज़ 2 फेस वाली बात है, कि जो ऑफिशियल रीज़न दिया गया था वो कहा जाता था कि डिसीजन वॉज दैट बंगाल विद द पॉपुलेशन ऑफ 78 मिलियन पॉपुलेशन था उस टाइम पे बंगाल का, और रफली 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। जो उस समय इंडियन पॉपुलेशन थी उसका 1/4 पॉपुलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, तो बंगाल में। समझ लो कि पूरे कंट्री का जो 1/4 पॉपुलेशन है वो सिर्फ एक प्रोविंस में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये उनको एडमिनिस्टर करना, उनको चलाना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था ब्रिटिशर्स के लिए। तो उन्होंने रीज़न दिया था कि इतने बड़े प्रोविंस को डिवाइड करना ही सही होगा ताकि अच्छे से हम एडमिनिस्टर कर पाएँ। सिंस पॉपुलेशन बहुत ही, ये फैक्ट बिल्कुल सही है कि 78 मिलियन पॉपुलेशन के करीब उस टाइम पे बंगाल का पॉपुलेशन था, तो उसको डिवाइड करना सही था। दूसरा रीजन क्या, जो ईस्टर्न पार्ट बंगाल का था, जो ईस्टर्न पार्ट वो बेसिकली क्या था? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। कौन सा था? मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी। और ब्रिटिशर्स का कहना था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी यानी कि जो ईस्ट बंगाल है, ठीक है, वो क्या है कि
थोड़े से अंडर डेवलप्ड हैं। क्या है? अंडर डेवलप्ड। तो जिनकी वजह से उनको उनके ग्रोथ के लिए, उनको ग्रोथ फैसिलिटेट हम कर पाएँ, उनके लिए पार्टीशन जो है ज़रूरी है। लेकिन जो रियल ऑब्जेक्टिव, जो कि इंडियन हिस्टोरियंस मानते हैं, उनका क्या था कि हावेवर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू डिवाइड एंड रूल। आपको पता होगा कि जो ईस्टर्न पार्ट था वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा क्या इसके पीछे रीज़न क्यों दिया गया था ऐसा। तो उनका था कि आप मुस्लिम्स मुस्लिम्स एंड हिंदूज को डिवाइड कर दो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, तो एक उनमें सेपरेशन आ जाएगा जिसकी वजह से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे जाके आप देखोगे कि 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है मुस्लिम्स को। ये सब इसके आगे की बात है, और इसका रीज़न क्या है? पार्टीशन ही रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उनका जो बेसिक हाउएवर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? डिवाइड एंड रूल का, मतलब डिवाइड करो और रूल करो। लेकिन मुस्लिम को वादा किया गया था कि उनको सेपरेट प्रोविंस दिया जाएगा, जो कि आगे दिया, सेपरेट प्रोविंस देने की बात कही गई थी। लेकिन आगे जाके जब 1911 में जब इसको एनल किया जाता है, उस टाइम पे उनके पास सेपरेट इलेक्टोरेट होता ही होता है। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि उनका जो रियल ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? डिवाइड करो और रूल करो। क्योंकि जो ईस्टर्न पार्ट्स था बंगाल का, वो क्या था? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, और जो वेस्टर्न पार्ट था वो क्या था? हिंदू मेजोरिटी, जो कि आज का जो है हमारा वेस्ट बंगाल है। अब हम देखते हैं बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। अब देखो, पार्टीशन तो 1905 में कर दिया गया, पार्टीशन हो जाता है। उसके बाद से जो कांग्रेस लीडर्स थे वो इस चीज़ से खुश नहीं थे, और पूरे देश में ऐसा माहौल था कि ऐसा क्यों किया गया, हमें डिवाइड क्यों किया गया। तो एक रिजोल्यूशन पास होता है। अ रिजोल्यूशन वर अडॉप्टेड इन अ कलकत्ता टाउन हॉल मीटिंग इन अगस्त 1905 में। ठीक, ऑफिशियली लॉन्चिंग द स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट क्या है? स्वदेशी मूवमेंट में क्या होता था कि हम बॉयकॉट करते थे फॉरेन क्लॉथ्स को, फॉरेन क्लॉथ्स। ठीक है, स्टूडेंट्स ने मतलब क्या है, कॉलेज जाना छोड़ दिया उन्होंने, जो वर्कर्स थे वो काम करना छोड़ दिया था। तो इस तरीके से उन्होंने फॉरेन गुड्स का और सर्विसेज का बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, स्वदेशी मूवमेंट। क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल कोई नहीं चाह रहा था, उसके प्रोटेस्ट में ये सब ऐसा होने लगा। आगे जाके जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है और ये स्वदेशी मूवमेंट जो है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी योगदान निभाता है इस चीज़ का। तो ये सिर्फ बंगाल में बल्कि ओवरऑल कंट्री में लगभग ये फैल चुका था। स्वदेशी मूवमेंट एक तरीके का मूवमेंट चल चुका था इस टाइम फ्रेम में। उस प्रोटेस्ट की वजह से क्या होता था कि एक लोग एक दूसरे को राखी बांधना स्टार्ट कर दिए थे। राखी वर टाइड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बंगाली यूनिटी के तौर पे एक दूसरे को हम राखी बांध रहे थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए। पीपल बाथ इन होली रिवर्स, नदियों में बात ले रहे थे होली रिवर्स में, एक तरीके का सेरेमनी। पीपल सैंग वंदे मातरम। वंदे मातरम जो आज का नेशनल सॉन्ग है, इसे गा गा कर हम लोग इन द सेंस कि उस टाइम के जो लोग थे बंगाल में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वंदे मातरम गा रहे थे, एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, नदी में नहा रहे थे। तो इस तरीके से अपना वो प्रोटेस्ट दिखा रहे थे। फॉर द ओकेजन रविंद्रनाथ टैगोर रोट अमर सोनर बंगला इन 1971 विच वॉज अडॉप्टेड एज अ बांग्लादेश नेशनल एंथम। उस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा था अमर सोनर बंगला, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। ठीक है, और इसे कब अडॉप्ट किया गया था? तो 1971 में, ये भी आपको याद रखना है। और उसे लिखा किसने था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ट्राई कलर फ्लैग क्रिएट किया गया था स्वदेशी मूवमेंट को दिखाने के लिए। तो ये सब बेसिक फैक्ट्स है, आपको याद रखना है समझने के लिए। अब हम बात करते हैं डिमांड ऑफ स्वराज के बारे में। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। अब स्वराज को समझने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट यहां पे लिख रहा हूं मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो ए ओ ह्यूम,
एओ ह्यूम का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा पता कर लो। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये कौन थे? तो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। तो इन्होंने ही क्या किया, स्टैब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लेकिन इंडियन मेंबर्स जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ये भी इन्होंने बहुत हेल्प किया था, दादा भाई नौरोजी। ठीक। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो तरीके के लीडर होते थे, जिनको हम बोलते थे मॉडरेट्स, मॉडरेट्स फर्स्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब पहले आपको मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस समझना होगा, तब आपको डिमांड ऑफ स्वराज समझ में आएगा और सूरत स्प्लिट समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, शायद आपने लिख लिया होगा अभी तक, स्पेस कम है इसकी वजह से। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉडरेट्स के बारे में। मॉडरेट्स तो जब से 1885 से लेकर के 1905 तक मॉडरेट्स जो है डोमिनेट करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द लीडर्स थे जिन्होंने इस्टेब्लिश, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, ये WC बनर्जी हो गए, ये कौन थे? मॉडरेट्स थे। और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट में, कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा योगदान था इनका, तो ये डोमिनेट करते थे। और मॉडरेट का जो अप्रोच था, आगे वैसे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे ब्रीफली आपको समझना होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज में बिलीव करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज, यानी कि जो ब्रिटिश का जस्टिस सिस्टम है उसमें इनको बहुत यकीन था। ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम में इनको यकीन था। इनको लगता था कि जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ हैं उसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, ना कि सीधा उखाड़ के फेंक दो। इनका मानना था कि जो ब्रिटिश का लॉ एंड ऑर्डर है वो सही है, बस थोड़ा बहुत उनको चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी सब वो सही मानते थे। तो और उनका 3P पॉलिसी था, 3P, इस तरीके से 3Ps: प्रेयर, पिटीशन एंड परसुएशन। तो उनका मानना था कि अगर कुछ गड़बड़ भी है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ऑब्स्टिकल है हमें नेशनल मूवमेंट में, तो हम उसे प्रेयर के थ्रू हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ब्रिटिश ऑफिसियर्स, गवर्नर जनरल्स को, पिटीशन डाल सकते हैं, या उनको परसुएड कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं कि हमें ऐसा चाहिए। वहीं पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उनको ऐसा नहीं मानना था। वो थे क्या? एक्सट्रीमिस्ट का मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो आंदोलन में बिलीव करते थे, वो वायलेंस में भी कभी कभी बिलीव करते थे। वो इनकी तरह ऐसा नहीं है प्रेयर कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आर्गूमेंट कर सकते थे, वो डायरेक्टली आपको इवन वायलेंस पे भी उतर आते थे। उनका ये भी था कि उनको फ्रीडम चाहिए होता था कि ब्रिटिश राज को हटाओ, उनको स्वराज डिमांड करना था, सेल्फ रूल। उनको ब्रिटिश की जो हुकूमत थी उनको पसंद नहीं आती थी। तो वो थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे। और मॉडरेट्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज में बिलीव करते थे, ब्रिटिश का जो लॉ एंड ऑर्डर्स में बिलीव करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एंटी नेशनल्स थे, वो भी चाहते थे कि हमारा डेवलपमेंट हो, लेकिन जिस तरीके से, जिस स्पीड से एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, जिस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, उनसे वो थोड़ा सा डिफर करते थे। ये बेसिक सा डिफरेंस था। ठीक, हम आगे डिस्कस करेंगे सूरत स्प्लिट होता है वो क्यों होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब समझते हैं डिमांड ऑफ स्वराज। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। वन फैक्शन लेड बाय मॉडरेट्स, जो कि मेजोरिटी में होते थे, वांटेड टू कीप द मूवमेंट विद इन बंगाल। मॉडरेट्स का मानना था कि जो ये मूवमेंट हो रहा है, स्वदेशी मूवमेंट, ये जो स्वदेशी मूवमेंट हो रहा है, ये सिर्फ बंगाल तक ही लिमिट रहना चाहिए, इसे हम बंगाल तक ही रखते हैं, आगे इसे नहीं करते हैं, मतलब इसे नेशनल मूवमेंट हम नहीं बनाएंगे, ऐसा मॉडरेट्स का मानना था। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे वांटेड टू एक्सपेंड इट टू द इनकम्पासेस ऑल ऑफ इंडिया। और एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि हम इसे पूरे इंडिया में इसे एज ए नेशनल मूवमेंट की तरह यूज़ करेंगे और हम स्वराज की डिमांड करेंगे। तो ये दोनों का ऑब्जेक्टिव था, और इसी वजह से होता है 1907 में सूरत स्प्लिट, वो हम आगे देखेंगे। Furthermore, extremists wanted to go beyond the politics of partition and demand full swaraj. उनको full स्वराज चाहिए था, whereas moderates believed that nation was not yet prepared for such demands in large scale movement. मॉडरेट्स को ऐसा लगता था कि अभी जो मासेस है, जो कि कॉमन लोग हैं, वो अभी रेडी नहीं है इस तरीके के नेशनल मूवमेंट्स के लिए। हाउएवर ए कंप्रोमाइज ऑन दिस डिमांड वॉज रीच्ड ड्यूरिंग 1906 सेशन। जो 1906 का सेशन हुआ था
उसको हेड कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इवेंट है 1906 और 1907। दादा भाई नौरोजी, ठीक। और इसे हेल्ड किया कहाँ कहाँ गया था? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता। तो ये भी आपको याद रखना है। तो उस टाइम पे ऐसा कंसेंसस बन गया था दोनों के बीच में कि एक्सट्रीमिस्ट की जो डिमांड थी स्वराज की उसे मान लिया गया था और दादा भाई नौरोजी ने डिक्लेयर किया था स्वराज। तो फर्स्ट टाइम स्वराज कहाँ पे आता है? तो 1906 के सेशन में इसका जिक्र होता है स्वराज का, और हम ब्रिटिश से डिमांड करते हैं स्वराज के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अभी भी खुश नहीं थे, क्योंकि मॉडरेट्स और कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था कि ठीक है स्वराज तो आ गया, लेकिन जो मूवमेंट्स को अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री को स्प्रेड करना था वो अभी भी मॉडरेट्स उस पर अग्री नहीं हो रहे थे। तो क्या होता है, अब क्या होता है कि स्प्लिट अप इन पार्टी। अब 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों अलग हो जाते हैं। जो कांग्रेस का दो फैक्शन था वो अलग हो जाता है 1907 में। सूरत स्प्लिट इसको बोलते हैं। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, वो आपको थोड़ा सा समझना होगा ताकि आपको याद रहे। देखो, ऐसा रूल था कि जो कांग्रेस का सेशन था, कांग्रेस सेशन जो होता था वो साल में एक बार ही होता था, और जिस जगह, जिस सिटी में, जिस शहर में ये कांग्रेस सेशन करवाया जाता था उस जगह का जो इंसान है वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, राइट। एक्सट्रीमिस्ट लीडर में जो है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। लाला लाजपत राय भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर नागपुर में सेशन हुआ, नागपुर, क्योंकि पहले सेशन जो है नागपुर में ही होना था, बाद में इसे सूरत में किया गया, तो अगर ये सेशन नागपुर में होता तो बहुत हाई चांस था कि बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय में दोनों में से कोई एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और वो अगर बनते तो मूवमेंट को आगे पूरे देश में फैलाने का काम करते, क्योंकि वो उनके ऑब्जेक्टिव्स में था, उनके आइडियोलॉजी में ऐसा था। तो जानबूझ के क्या होता है कि सूरत, ये जो है सेशन को सूरत में करते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले ये काम करते हैं। कौन करते हैं? ये जो एक मॉडरेट लीडर थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये क्या करते हैं कि सेशन को कहाँ शिफ्ट करते हैं? सूरत में। अब सूरत क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ही बाल गंगाधर तिलक थे, तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि सूरत में ये सेशन किया जाता है, और सूरत सेशन का जो प्रेसिडेंट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो कौन है? रास बिहारी घोष। ये आपको याद रखना है, रास बिहारी घोष। बोस नहीं है, याद ध्यान देना, ये चीज़ घोष है जी। तो ये चीज़ होता है, और क्या होता है, दोनों में स्प्लिट हो जाता है 1907 में। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखना है कि सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 में। इसमें कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों अपना अलग अलग काम करते हैं। बाद में 1906 में लखनऊ सेशन में ये वापिस से मिल जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और 1907 में प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो रास बिहारी घोष। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वराज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है, और कुछ जो डेटा है, कुछ ईयर है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि 1906 में, 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो क्या होता है, 1906 से हम आगे बढ़ते हैं। तो एक होता है शिमला डिप्यूटेशन। ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम एरिस्टोक्रेट्स नोन एज शिमला डिप्यूटेशन मेट लॉर्ड मिंटो इन अक्टूबर 1906। एक ग्रुप जो है, मुस्लिम ग्रुप जो है, वो लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए जाते हैं। किस लिए भाई? तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेने के लिए फॉर मुस्लिम्स, जो कि 1909 के एक्ट में मिलेगा। लेकिन इसके लिए जो है ऑब्जेक्टिव्स जो है, इसके लिए सेटअप तैयार किया गया 1906 से ही, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला डिप्यूटेशन जो है लेड बाय किसके द्वारा किया गया? लेड, तो आगा खान, ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो आगा खान इस
डेपुटेशन को लीड कर रहे थे और लॉर्ड मिंटो से जाके मिलते हैं किसके लिए, मुस्लिम्स के राइट्स के लिए, कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ठीक है। उसी टाइम पे 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग। तो एक लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो कि आपको याद रखना है। नवाब सलीमुल्लाह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, नवाब मोहसिन उल मुल्क एंड वकार उल मुल्क, ये 3 नाम आपको याद रखना है। तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है नवाब सलीमुल्लाह। तो मुस्लिम लीग का जो फाउंडेशन है, उनके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, मोहसिन उल मुल्क एंड वकार उल मुल्क। और कब किया गया था, 1906 में। कुछ लोग क्या करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम दे देते हैं। नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के फाउंडर नहीं थे, बाद में उन्होंने ओवरटेक किया था चार्ज, लेकिन फिलहाल फाउंडर में से नहीं आते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो शिमला डेपुटेशन क्या था, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ क्या। ये तो बैकग्राउंड है कि कैसे आया था 1909, आया क्यों, क्योंकि 1906 में कुछ डेलीगेट्स जो थे वो मिंटो से मिलने जाते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और ये बात मान ली जाती है उनकी। अब देखो मुस्लिम लीग का पर्पस क्या था। इट वॉज फाउंडेड विद द गोल ऑफ प्रोमोटिंग इंपीरियल लॉयल्टी, जो ब्रिटिश लॉयल्टी है उसको प्रमोट करने के लिए इसका फाउंडेशन किया गया था, एंड प्रिवेंटिंग मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम अटेंडिंग कांग्रेस। और जो मुस्लिम के लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको कांग्रेस में ना जाएं, इसके लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे, लॉर्ड मिंटो जो था वो क्या था, वाइस रॉय था, और जॉन मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। ये कहाँ पे, ब्रिटिश में बैठते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ बैठते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक, वही है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और उसी डिमांड की वजह से क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पास होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इसी में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, इसको हम देखेंगे अभी। अब प्रोविजंस देखते हैं। तो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न क्या है 1909 का। अब आपको शायद समझ में आ गया हो कि 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो पास क्यों किया गया था, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। तो इसका फर्स्ट जो प्रोविज़न है और सबसे इंपॉर्टेंट है सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट वर इस्टेब्लिश्ड फॉर द मुस्लिम फॉर द इलेक्शन टू द सेंट्रल काउंसिल, विच वॉज अ वेरी टेरिबल डिसीजन फॉर इंडिया। यहाँ पे एक चीज़ समझो कि सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या। सपोज करो कोई एरिया, सपोज करो बंगाल है, ये बंगाल का रीजन है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो कैंडिडेट खड़ा होगा, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा या कैंडिडेट इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगा, वो मुस्लिम होना चाहिए। सबसे पहली बात, मतलब वो सीट मुस्लिम के लिए रिजर्व होगी। सेकंड, मुस्लिम पॉपुलेशन ही उसको वोट करेंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन ही सिर्फ उसको वोट करेंगे, मतलब कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा, जो वोटिंग राइट्स जिनको दिया जाएगा उस एरिया में, उस प्रोविंस में, वो भी मुस्लिम का ही होगा। तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है। इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनका कोई भी रोल नहीं है। और इसी वजह से क्या होता है, हिंदू के मन में जो है ये एक तरीके से डिफरेंट फैक्शन क्रिएट करने का काम करता है, और इसी वजह से इसे बोला जाता है डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। पावर्स आर गिवन टू लेजिस्लेटर्स, ये कुछ प्रोविजंस है। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स पावर्स वर इंक्रीज, लेजिस्लेचर्स के पावर को इंक्रीज कर दिया गया। अब जो है लेजिस्लेचर में आप जो इंडियंस इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड उनको वोटिंग बजट पे वोट का भी पावर मिला, लेकिन कुछ आइटम्स पे। ठीक है। ये आपको पॉलिटी मैंने करवाया बहुत डिटेल में, जाके आप पढ़ सकते हो। इंडियन टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वन इंडियन वॉज टू अपॉइंटेड टू द वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइस रॉय जो थे उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर्स का भी एडिशन होना शुरू हो गया। और फर्स्ट इंडियन कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इन 1909। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आज के टॉपिक में इतना ही करना था हमें। ठीक है, आगे हम इसके आगे करेंगे 1907 से आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद से गांधीयन एरा आएगा,
उसके बाद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।